Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. लखीमपुर कांड के बाद नौटंकी शुरू हुई थी वो अभी तक जारी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस पार्टी का सबसे कम अस्तित्व है यानी कि कांग्रेस, वो सबसे अधिक नौटंकी कर रही है। उस नौटंकी में समाजवादी भी, क्योंकि वो काफी बड़े नौटंकीकार हैं, वो भी उनसे पीछे हैं। और बसपा तो बिल्कुल चुपचाप बैठी। आइए आज लखीमपुर कांड पर और उस पर जो ये प्रतिक्रियाएं हो रही, विशेषकर कांग्रेस की, उस पर बातचीत करते हैं भाऊ तोरसेकर जी से, ओंकार जी से। आइए सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे सपोर्ट लिंक और फॉलो लिंक देख लीजिए और उन पर क्लिक कर दीजिए। नमस्ते सभी दर्शकों को और स्वागत भाऊ तोरसेकर जी का, ओंकार जी का। और भाऊ, ये जो लखीमपुर कांड चल रहा है, तो लखीमपुर कांड को योगी ने बहुत तेजी से समाप्त कर दिया और बहुत ही क्विक हैंडलिंग करके, और जो कुछ भी क्या क्या किया उन्होंने। साथ में देखने वाली बात ये, एक तो हैंडलिंग के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि आप इसको कैसे देखते हैं कि जो योगी ने क्विक हैंडलिंग की इसकी। लेकिन जो पार्टी सबसे पीछे है, जिसको पिछली बार 7 सीटें आई थी उनकी 403 में से, इस बार लोग उतनी भी नहीं मान रहे कि उतनी भी नहीं आएंगी। आप थोड़ा गलत बोल रहे हैं। 100 में से 7 सीटें आई थी। समाजवादी पार्टी से इन्होंने 100 सीटें ली थी, उसमें से 3 आई थी, उसमें 7 आई थी। 93 सीटें गंवाई थी उन्होंने। लेकिन इस बार तो 403 में से भी 7 आना मुश्किल है। तो सबसे ज्यादा एक्टिव और सबसे ज्यादा नाटक और सबसे ज्यादा झाड़ू और सबसे ज्यादा तांडव वो कांग्रेस ही कर रही है। तो ये उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए कर रही है, पंजाब के चुनाव के लिए कर रही है? तो उनको भी नहीं पता, हमें कैसे पता होगा? वो किस लिए क्या कर रहे हैं उनको ही पता नहीं है। अगर आप देखिए, हाथरस के बाद ये नाटक शुरू हो गया। अब हाथरस तो 1 साल पुराना हो गया, वो भूल गए। अब लखीमपुर खीरी हो गया और बीच में किसान आंदोलन आ गया। किसान आंदोलन आधा छोड़कर ट्रैक्टर कर बैठकर निकले थे ना अमरिंदर के साथ राहुल गांधी, वो छोड़कर बहना के मदद के लिए हाथरस पहुंचे थे और बीच में 1-1.5 महीने के लिए किसान आंदोलन ठंडा पड़ गया था, याद होगा आपको। और उसके बाद हाथरस का इतना बवाल कर दिया। बाद में ये भी भूल गए, लोग भी भूल गए, मीडिया भी भूल गया। बीच में हाथरस का भाई पेगासस आया था, अब किसी को पेगासस याद भी नहीं है। तो रोज कुछ नया ड्रामा करना पड़ता है ना। अब क्या होता है, कुछ एड ऑन करना पड़ता है, नहीं तो लोग आते नहीं है। हम बार बार देखते हैं कि कुछ पहले ये जो सोशल मीडिया का मामला शुरू गया, उस वक्त हॉटमेल थी। हॉटमेल ईमेल की पहली वर्जन आम आदमियों के लिए जो आ गई, आज हॉटमेल बची नहीं है। लेकिन जो एड ऑन करते गए, फेसबुक आया, वो चल गया, ट्विटर, वो कुछ ना कुछ ऐड करते रहते। तो ये भी क्या करते हैं कि नाटक में कुछ ना कुछ नया पार्ट ऐड करते जाते, और उनको भी मालूम है इससे ज्यादा नाटक से ज्यादा कुछ होने वाला नहीं। और आपने दूसरी बात कही कि योगी जी ने कैसा हैंडल किया। आप ठीक ढंग से न्यूज देखते नहीं। लखीमपुर खीरी जो मामला था वो एडमिनिस्ट्रेटिवली हैंडल हुआ है। योगी जी वहां कहीं भी नहीं है। उन्होंने वहां एडीजी भेज दिया था, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस का जो है, उन्होंने हैंडल किया है। यानी प्रियंका गांधी को हैंडल करना एक एडीजी का काम है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी नहीं गए उसमें। मौर्य और मेरा ख्याल वर्मा नाम के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, शर्मा, वो भी, हाँ शर्मा, वो भी नहीं गए। तो इनको हैंडल किसने किया?
हैंडल तो वो एडीजी कोई है जो मूछे वाले है ना, प्रशांत उन्होंने कुमार है। सब मामला प्रशांत। निपटा दिया है। और वो निपटा देने के बाद बोलते हैं, जाओ अभी। ये आज गए कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन दोपहर को मैंने न्यूज देखी थी कि गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दिया, हाँ चलो लखीमपुर जाओ अभी। तो अब जाके क्या करेंगे, वापस लौट कर आएंगे और कल रात को ही भूल जाएंगे। लखीमपुर खीरी कहाँ है पूछेंगे, कल पूछेंगे आगे लखीमपुर खीरी का क्या होगा, तो इनको भी याद नहीं रहेगा। तो ये नाटक है। हम जितना सीरियस लेना चाहते हैं उतना भी वो सीरियस नहीं है, वो भी लोग खुद सीरियस नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात नई हो गई है जिसकी चर्चा नहीं हुई है। पहली बार प्रियंका गांधी को अरेस्ट किया है, लीगली ऑन पेपर अरेस्ट किया, डिटेन नहीं किया है, अरेस्ट किया है। ये इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट बन गया। अब अगली बार कुछ होगा तो आर्ग्यूमेंट वगैरह नहीं होगा, सीधा अंदर डालेंगे, दूसरे दिन छोड़ देंगे। ऐसा 8-10 बार हो जाएगा, फिर 15 दिन के लिए अंदर रखेंगे। इसको दांवपेच बोलते हैं, ठंडा करके पियो, ठंडा करके पियो। ये योगी हो या मोदी हो, इनका तरीका ये ठंडा करके पीते हैं, अपनी जुबान तो जलनी नहीं चाहिए। तो पहली बार प्रियंका वाड्रा को अरेस्ट हो गई है, ये असली न्यूज है और उस पर चर्चा कहीं नहीं हुई। अब देखिए 2 महीने में कहीं ना कहीं राहुल गांधी को अरेस्ट होने वाली है। यानी इनका बार बार 3-4 बार अरेस्ट करेंगे, छोड़ेंगे, उसके बाद राहुल गांधी को भी अरेस्ट होगी। हाँ, उसका भी बवाल होगा, लेकिन प्रियंका को 2-3 बार अरेस्ट होगी, उसके बाद उसको अरेस्ट किया तो भी कोई बवाल होने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं इसको दावपेच मानता हूँ, ये हैंडलिंग नहीं है। वो तो लखीमपुर खीरी हैंडल करने में माहिर है योगी गवर्नमेंट। इनको इनका जो हवा बनाते हैं वो हवा निकालनी थी गुब्बारे से, तो अब वो हवा निकालना शुरू हो गया, ऐसा मैं मानता हूँ। जी ओंकार जी, आप ये देखिए कि हमारे राहुल जी जा रहे हैं। अब आपको भी पता है लखीमपुर सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। अब जहां वो जा रहे हैं लखीमपुर में, वहां कोई भी विक्टिम नहीं है, क्योंकि वो तो खालिस्तानियों के लिए जा रहे हैं। जो जिनकी मृत्यु हुई है एक्सीडेंट में, और 4 की मृत्यु हुई है लिंचिंग में, और 4 की मृत्यु हुई है एक्सीडेंट में। तो एक्सीडेंट में मारे जाने वाले ही किसान हैं राहुल गांधी के लिए। और वो कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ उस पर निघासन, और वहाँ से जो भी जिनकी मृत्यु हुई है वो कहीं आसपास नहीं है। एक 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 125 किलोमीटर बहराइच जिले में है। 2 जो मरे हैं वो तो बहराइच जिले में नानपारा में है, और एक जो मिला है वो बिल्कुल शाहजहानपुर के पास में गोला तहसील में, जिला लखीमपुर ही पड़ता है वहाँ। इनको ये तक नहीं पता है कि इनको जाना कहाँ है। हमसे पूछ लिए होते, हमारा जिला लखीमपुर, हम बता देते इनको तुमको जाना कहाँ है, तो कौन सा रास्ता पकड़ो। लखीमपुर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, वहाँ सब जाने देखे कहीं भी जाने के लिए। अब आप ये देखिए, जो मैंने अभी ऑब्जर्व किया था कि बीएसपी चुपचाप बैठी। उन्होंने थोड़ा सा फॉर्मेलिटी के लिए कि सतीश चंद्र शर्मा अपने घर से बाहर निकले, उनको रोक दिया गया, वापस चले आए। यहाँ तक कि अखिलेश ने भी हल्ला गुल्ला किया, वो अपने घर तक ही सीमित रहा, घर के बाहर धरना उड़ा दिया और नाटक वाटक किया और जाके चुपचाप बैठ गया वो, और आगे उसको खींचातानी ज्यादा नहीं कर रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको ऐसी खींच कर रही जैसे कि खालिस्तान यही बनवा देंगे। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी संजय जी, कि जो पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे किनारे पर है, पीछे है, वो सबसे ज्यादा हल्ला कर रही है। क्यों? इस समय 2 ही लोग बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक तो प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, और दूसरे गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो खालिस्तान के मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है, और उसमें वो 9 अक्टूबर की कॉल दे रहे हैं
हमारे प्रा मारे गए, हमारे प्रा मारे गए और अब तक 100 मारे गए, ये अब तिरंगे के नीचे जो है चीजें हल नहीं होंगी, ये अब खालिस्तान ही इसका एकमात्र जो है हल है। इस तरह की कॉल ये अपने वीडियो में देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी क्यों नहीं बोल रही है? समाजवादी पार्टी के नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, वो चुप करके क्यों बैठ गए हैं? वो इनसे होड़ क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि वो इतने समझदार हैं, उनको ये पता चल गया है कि जो कुछ लखीमपुर खीरी में हुआ है हेलीपैड के आसपास, उसमें खालिस्तानी तत्वों का ही हाथ है। और ये लोग अकेले लखीमपुर खीरी के नहीं थे, अलग अलग जिलों से वहां पहुंचे थे या उनको पहुंचने के लिए कहा गया था। उनको एक टास्क सौंपा गया था, उनको टारगेट भी सौंपा गया था, उनको क्या कह करके वहां भेजा गया था, ये चीजें सारी अब धीरे धीरे सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। तो जो आपने पहला सेंटेंस कहा था कि जो पार्टी सबसे पीछे है, वो सबसे ज्यादा चिल्ला रही है, वो उनको फिक्र एक्चुअल में कांग्रेस की नहीं है। उनको फिक्र ये भी नहीं है कि 7 सीटें आ रही हैं या ये घट करके शून्य हो जाएंगी। पश्चिम बंगाल में हो ही गई, शून्य सीटें हो गई। पर कभी राहुल गांधी को चिंता करते हुए देखा क्या, या प्रियंका वाड्रा को आंसू बहाते हुए देखा क्या कि हम पश्चिम बंगाल में खत्म हो गए तो हमारे लिए बहुत सदमे की बात है? या सोनिया गांधी का कोई स्टेटमेंट आया हो, या पश्चिम बंगाल में क्यों ये हारे उस पर कोई कमेटी बनाई हो इन्होंने कि भाई फैक्ट फाइंडिंग एक कमेटी बनाओ, क्या क्या कारण रहे, क्यों हार गए? क्योंकि इनको पता है कि ये तो खुद ही हार रहे हैं, ये हारने की पटकथा खुद तैयार करते हैं। तो ये क्यों जांच कराएं, क्यों ये गम ज़दा होकर के बैठें, क्यों ये आंसू बहाएं? और इनको तो एक्चुअल में एक ड्रामा कंपनी खोल लेनी चाहिए। ये अच्छे एक्टर हैं, दोनों भाई बहन जो हैं वो ठीक ठाक एक्टिंग कर ले रहे हैं। सिर्फ टीवी की फुटेज किस तरीके से ज़्यादा मिले, और टीवी की फुटेज ज़्यादा से ज़्यादा क्यों मिले? ताकि जिनको ये संदेश भेजना चाहते हैं वहां तक ठीक तरीके से संदेश पहुंच जाए। अब सवाल ये है कि संदेश किसको भेजना चाहते हैं? क्या सोनिया जी को बताना चाहते हैं कि आपके पुत्र और पुत्री दोनों कितना पसीना बहा रहे हैं कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए? बिल्कुल नहीं। जो विदेशों में इनके शुभचिंतक, इनके खैरख्वाह, इनके अगर मैं प्रायोजक कहूं, या जिनके ये मंसूबे पूरे कर रहे हैं इस तरह की हरकतें करके, उनकी गुड बुक में शामिल होना चाहते हैं। भाई क्या जरूरत थी नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस प्रमुख बनाने की, जिस नवजोत सिंह सिद्धू ने 70-72 दिनों में इनकी ही बेइज्जती कर दी, इनको ही कहीं का नहीं छोड़ा? क्या पाकिस्तान को खुश करने की कोशिश थी? क्या इमरान खान की गुड बुक में आने की कोशिश थी? क्या जावेद कमर बाजवा को खुश करने का प्रयास था? या जो आईएसआई के पिट्ठू टोरंटो में बैठे हैं, यूके में बैठे हैं, यूएसए में बैठे हैं, उनको खुश करने की कोशिश थी? और हमें नहीं भूलना चाहिए, इस तथाकथित किसान आंदोलन के दौरान जो टूल किट आई थी, और उस टूल किट के पीछे किन किन का हाथ था, और उस टूल किट का मकसद क्या था, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और उसमें किस किस के नाम आए थे, किस किस का हाथ आया था, किस किस ने उसमें चरित्र अभिनेता की और दूसरी जो है भूमिकाएं निभाई थी, हमें नहीं भूलना चाहिए। तो मकसद तो क्या था उसका? देश को अस्थिर करने का, मोदी सरकार को बदनाम करने का। और जो ताकतें विदेशों में बैठ करके मोदी के खिलाफ एक पूरी मुहिम चला रही हैं, वो करोड़ों रुपया खर्च करने को तैयार हैं और कर रहे हैं। अगर अमेरिका की पॉप सिंगर रिहाना को वो हायर कर सकते हैं, अगर ग्रेटा थनबर्ग को वो पैसा पहुंचा करके उनसे बयान दिलवा सकते हैं, अगर मियां खलीफा से बयान दिलवा सकते हैं, तो वो कितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं। वो भारत की इस्टेब्लिश लोकप्रिय सरकार
और प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और हम ये क्यों भूल रहे हैं कि लखीमपुर खीरी से पहले तो ठीक गणतंत्र दिवस के दिन इन्होंने लाल किला की जो अस्मिता है उसको भंग करने की कोशिश की, बल्कि कर ही दी। और लाल किले पर जो कुछ हुआ है, मैं उसको लाल किले तक सीमित नहीं रखना चाहता संजय जी, ये भारत पर अटैक था। और इसके पीछे कौन कौन तत्व थे, वो किस तरह का प्रचार कर रहे थे गणतंत्र दिवस से पहले, ये अगर तब के हम देखें, सारे फोन कॉल्स भी जिस तरीके से आ रहे थे, इसी पन्नू के ही फोन कॉल आ रहे थे विदेशों से, जगह जगह से, जो ये कह रहे थे कि गणतंत्र दिवस पर बहुत कुछ होने वाला है, लोग अपने घरों से ना निकले, गणतंत्र दिवस परेड में वहां पर राजपथ पर शामिल ना हो, हम तिरंगा नहीं फहराने देंगे, हम ये नहीं करने देंगे। क्या इन्होंने आज तक, भाई बहन ने या इनकी माताजी ने, इन आतंकवादियों की निंदा की है? कभी हमने पढ़ी है क्या? कभी हमने सुनी है क्या? जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, यह बेहद गंभीर, बेहद संगीन मसला है। ये किनको खुश करने के लिए वहां जा रहे हैं, और ये केवल उन 4 लोगों का ही नाम क्यों ले रहे हैं जिनको तथाकथित रूप से उस जीप से या दूसरे व्हीकल से कुचल करके मारा गया है? ये उन 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं जिनको लिंचिंग के जरिए पीट-पीट करके निर्मम तरीके से मारा गया है? क्या वो आदमी नहीं थे? उनके कोई मानवाधिकार नहीं है, उनके कोई मौलिक अधिकार नहीं है, उनके कोई बच्चे नहीं है, उनके परिवार नहीं है? क्या वो जीते जागते लोग नहीं थे? जिस तरह की खतरनाक राजनीति ये लोग कर रहे हैं, ये कांग्रेस को तो डुबो ही चुकी है। ओवरऑल जो है, इस देश की राजनीति को किस तरफ ये लेकर के जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा आश्चर्य मुझे होता है आज के इनके इकोसिस्टम पर। ये कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हवाई अड्डे के लिए भी रवाना हो रहे हैं, तो इनकी कार के बैक पर कैमरे लगा करके लाइव प्रसारण हो रहे हैं। मतलब मजाक बना के रखा हुआ है। एक नॉन सीरियस मूवमेंट, एक नॉन सीरियस कथित नेता, और एक ऐसी पार्टी जो देश के जो मूल मुद्दे हैं उन पर जिरह करने के बजाय, उन पर एक स्वस्थ संवाद, वाद विवाद कायम करने के बजाय, नॉन सीरियस इशू को, जो चीजें सेटल हो चुकी हैं, जो समझौता हो गया है उत्तर प्रदेश शासन और किसानों के बीच में और किसान संगठनों के बीच में, जिसके बारे में राकेश टिकैत भी कह चुके हैं कि ये मसला अब खत्म है, उसको आप अगर तूल देने की कोशिश कर रहे हैं तो ये किसी ना किसी के हित साध रहे हैं, अपनी पार्टी का तो नहीं साध रहे हैं, क्योंकि पार्टी को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। इनके परिवार को कोई निजी फायदा होने जा रहा हो तो होने जा रहा हो। जी। और भाव, कल मैंने आपका वीडियो देखा, आपने प्रियंका गांधी को झाड़ू लगाने के ऊपर आपने उसका काफी संकेत दिया, तो जरा हमारे दर्शकों को भी बताएं कि प्रियंका गांधी ने झाड़ू क्यों लगाई। क्योंकि मैं देख रहा था उनके झाड़ू लगाने की जो स्टाइल थी वो ये थी कि वो कमरे का कूड़ा जो है वो दीवार की तरफ ले जा रही थी बजाय दरवाजे की तरफ ले जाने के। तो नहीं, मैंने मुझे वो देखकर लगा ये केजरीवाल है या प्रियंका वाड्रा है, क्योंकि आपको याद होगा लोकपाल आंदोलन से अलग होने के बाद केजरीवाल ने पार्टी बनाई और चुनाव चिन्ह उन्होंने झाड़ू लिया था। तो उस समय वो हर सुबह 50-100 लोग लेकर निकलते थे और किसी भी गली कुचे में जाकर झाड़ू लगाना शुरू करते थे और टोपी पहनते थे, आपको याद होगा। जी हाँ। तो जिस ढंग से जहां कचरा नहीं है वहां झाड़ू लगाना जो प्रियंका वाड्रा कर रही थी, तो मुझे लगा ये शायद वैसे तो पार्टी खत्म हो रही है तो इसलिए जाती होगी। और कल की बात है, गांधीनगर गुजरात में गांधीनगर महापालिका यानी कॉरपोरेशन के चुनाव हो गए, उसमें आम आदमी पार्टी का एक कैंडिडेट चुनकर आया। 44 में से 41 अकेले बीजेपी के आए, 2 कांग्रेस के आए और 1 केजरीवाल का आया।
जी हाँ। तो केजरीवाल आहिस्ते आहिस्ते कांग्रेस का स्पेस खींचना चाहता है, तो उधर 17% जगह नहीं आई, पर 17% उसको वोट मिले, तो शायद ये ज्वाइन करना चाहती होगी, क्योंकि भैया तो हम तो क्या बोलते, पैरासाइट जो होता है वो खुद तो कुछ बनाता नहीं, दूसरों का खाता है ना। तो ये कांग्रेस खत्म करने के बाद कहाँ जाना है खाने के लिए, उसकी सुविधा बना रहे होगे, इसलिए मैंने बोला था। लेकिन और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो ओमकार जी ने बोला, देखिए ये जो बातें जोर शोर से चलती है ये आज की नहीं है। आपको मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, वो आईएफएस थे जिन्होंने बाबरी कमेटी बनाई थी, बाबरी एक्शन कमेटी। हाँ, अब सैयद वो, शहाबुद्दीन। हाँ, सैयद शहाबुद्दीन। तो वो शहाबुद्दीन और हमारे जो हाजी मस्तान थे, उनमें उस 80 के अराउंड 80 मुझे लगता है वो दोनों में कंपटीशन होती है, ज्यादा से ज्यादा कम्युनल प्रोवोकेटिव भाषण कौन करेगा, क्योंकि उनको सऊदी या दुबई से पैसा मिलता था। तो इसलिए हाजी मस्तान बोले थे, इससे आगे जाकर शहाबुद्दीन बोलते थे, आपको याद होगा। जी। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एक बहुत सीनियर थे, उन्होंने मुझे समझाया कि यार उनको पैसा मिलता है ना। तो हाजी मस्तान, अब देखो, एक तो आईएफएस इतना एजुकेटेड और दूसरा हाजी मस्तान कुली, लेकिन दोनों में इसलिए कंपटीशन चलती थी। तो वैसा ही राकेश टिक्केत हो या प्रियंका वाड्रा राहुल हो, उनमें वो कंपटीशन चल रही कि इससे ज्यादा मैं बोलूं, और बीच में अखिलेश वगैरह पिसते जा रहे, ये लोग पिसते जा रहे, पूरा अपोजिशन इसमें पिसता जा रहा है। इसलिए इनके साथ होने की बात करती है, लेकिन ममता अलग से बैठती है। ममता अपनी मीटिंग अलग लेती है, अपोजिशन की मीटिंग भी अलग लेती है। सिर्फ सोनिया जी को जाकर मिली, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल ने जो मीटिंग बुलाई उसमें टीएमसी का कोई नहीं था, कोई नहीं था, क्योंकि इनको मालूम है कि भैया इनके साथ जाएंगे तो ये तो डूबने वाले, हमको लेकर डूबेंगे। तो जो चल रहा है वो मैंने बहुत पहले से आपको बता दिया, ओमकार जी को बता दिया कि उनको कांग्रेस पार्टी की प्रॉपर्टी हड़प करनी है। तो जितनी जल्दी हो सके पार्टी अगर खत्म हो जाए, नहीं तो बाकी कांग्रेस वाले खड़े हो गए और बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, अभी डिसइन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। तो वो ना हो, इसलिए जल्दी से जल्दी दिवालिया घोषित करना है। तो जितना जोर शोर से काम करेंगे उतना जल्दी वो पार्टी खत्म हो जाएगी। तो इनका मकसद हमें समझ नहीं आता, मुझे तो बहुत पहले से समझ आया कि इनको पार्टी चलानी है ही नहीं, है ही नहीं। अभी बघेल के पीछे पड़े, गहलोत इनको सुधा नहीं है, और बाकी जगह तो पार्टी बची नहीं है, बची नहीं है पार्टी। मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी अमरिंदर सिंह इनिशिएटिव लेंगे और G23 वगैरह मिलकर कांग्रेस में डिस्प्यूट पैदा करेंगे। जिस ढंग से चिराग पासवान और पारसनाथ दोनों के लिए पार्टी फ्रीज कर दी गई, कल परसों चुनाव आयोग का ये आ गया, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर आ गया, डिसीजन आ गया कि दोनों धड़े जो है वो पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही सिचुएशन बहुत जल्दी कांग्रेस में आने वाली है, बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि जो बचाना चाहते हैं उनको तो अलग होकर खड़ा होना पड़ेगा और जाके इलेक्शन कमीशन के सामने अपना डिस्प्यूट रखना होगा। तो ये शायद इनको पता चल गया, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी कितनी पार्टी खत्म हो इतनी कोशिश कर रहे हैं। और कितनी जल्दी है। बात बता दो, और एक हाँ। बात बता दो कि ये आप जो खालिस्तान बोल रहे हो, इसका तो आपके पास कोई सबूत नहीं, मेरे पास सबूत है उसका। बताइए। मेरे पास सबूत है, क्योंकि जो लखीमपुर खीरी में कांड हो गया है, जो कुछ हुआ है वायलेंस, वो जालियन वाला बाग जैसा है, ऐसा हमारे शरद पवार बोलते हैं। यानी उनके पास तो इसका कोई एविडेंस है, नहीं तो अमृतसर की जालियन वाला बाग ये उठाकर लखीमपुर खीरी में लाते हैं, इसका मतलब उसमें तो जरूर कोई खालिस्तानी मामला हो सकता है। और इसका सबूत शायद पवार साहब दे सकते हैं, क्योंकि उनको एकदम से जालियन वाला बाग याद आ गया। लेकिन भाऊ, ये शरद पवार जी और ये आपके एमवीए जो है,
ये किस लिए बंद कर रही है महाराष्ट्र में? जब पालघर का कांड हुआ था तब तो इन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं, वो एमबीए दिखाना चाहते हैं ना कि हम बीजेपी के खिलाफ है, बस दूसरा कुछ नहीं, मोदी के खिलाफ है। जब मोदी के खिलाफ है तो ठीक है, वरना इसका पॉलिटिक्स मत करो, पालघर का पॉलिटिक्स मत करो। यही चल रहा था ना, साकिनाका का पॉलिटिक्स मत करो जहाँ गैंगरेप हो गया था, और लखीमपुर खीरी का करो। और एक बात बोल दूं, पवार साहब, मैंने कल ही मराठी में आज ही सुबह मराठी में एक वीडियो डाल दिया है कि पवार साहब बोलते, पवार साहब का जो बारामती में पुश्तैनी घर है उसको गोविंद बाग बोलते हैं। तो मैंने बोला ये कहाँ का जालियन वाला बाग बोल रहे, जो गोविंद बाग के पर बिल्कुल नजदीक है वो, क्योंकि बारामती पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी लगकर जो मावल कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें ही आईटी पार्क, राजीव गांधी आईटी पार्क, पिंपरी चिंचवड वगैरह आता है। वहां 10 साल पहले किसानों पर गोली चली थी और भागने वाले किसानों पर गोली चली थी। ये इंक्वायरी का रिपोर्ट है, क्योंकि उनको गोली पीछे से लगी थी और वे लैंड एक्वायर करने के मामले में हुई थी। तो वो उनको याद नहीं आ रहा है, उनको डायर, जनरल डायर याद आ रहा है, लेकिन संदीप कर्णिक याद नहीं आ रहा है, जो वहां का डीएसपी थे, डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट पुलिस। तो ये अजीब मामला होता है कि खुद जो, और उस वक्त पवार साहब चुप बैठे थे, आर पाटिल हमारे होम मिनिस्टर थे और बोले आगजनी की थी, दंगा किया था इसलिए गोली चली। तो अगर यहां दंगा चला है तो गोली चलेगी। तो एमबीए की बात ही छोड़ दो, उनको कोई एजेंडा नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, हम मोदी जी के खिलाफ जो कुछ है हम उसके सपोर्ट में। तो कल अभी देखिए, संजय राउत भी जाकर राहुल को मिले कल, तो उसके बाद तो राहुल गांधी खुद लखीमपुर खीरी के लिए निकल गए। तो बहुत जल्दी सामना के एडिटर शायद बन सकते तो राहुल गांधी, और हिंदी सामना निकलेगा। यानी मजाक बना कर रखा है पूरे पॉलिटिक्स का, इन लोगों ने मजाक बना रखा है और लोग आराम से चर्चा करते हैं उस पर, बहुत चर्चाएं चलती है। तो निकलेगा तो कुछ नहीं, क्योंकि है ही नहीं कुछ। और योगी ने अगर अच्छा काम किया है, मुझे बहुत पसंद आया कि इन्होंने इस पर बात भी करना छोड़ दिया। वो एडीजी या कोई डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपरिटेंडेंट को भेज देते हैं, तुम हैंडल करो। इनकी औकात योगी जी बता रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनकी औकात बता रहे हैं। ओंकार जी, ये तथाकथित किसान आंदोलन है, इसको चलते हुए अब 1 वर्ष लगभग होने वाला है, और यहाँ मुझे लगता है कि 11 महीने तो दिल्ली के बाहर ही लगभग हो गए, 10 महीने तो हो ही गए जी। तो आपको लगता नहीं कि ये कुछ ढील जो है ये केंद्र सरकार ने ज़्यादा ही दे दी है? अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, और सब कुछ होने के बावजूद भी ये जिस प्रकार के एक शाहीन बाग से जो कार्यक्रम शुरू हुआ, एक हम जिसको कहते हैं कि अति सहिष्णुता का, तो उसकी भी एक अति हो गई है। और अब सरकार का ये भी दायित्व है कि जो दूसरे लाखों लोग हैं उनकी आजीविका, उनका आवागमन, उनके नागरिक अधिकार, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। दिल्ली के सारे अधिकार, हरियाणा के सारे अधिकार, उत्तर प्रदेश के सारे अधिकार तो भाजपा के ही पास ही हैं। आप जो कुछ कह रहे हैं उससे मैं केवल आंशिक रूप से सहमत हूं, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कानून व्यवस्था बनाए रखने का, और जो लोग हैं, आने जाने वाले हैं जिनको तकलीफें हो रही हैं, और लाखों लोगों को रोजाना तकलीफ हो रही है, उनको निर्बाध गति से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने की जिम्मेदारी भी शासन प्रशासन की, पुलिस की बनती है। ये काम उनका है। लेकिन संजय जी, मुझे एक बात बताइए,
सरकार ने तो इनको छेड़ा नहीं है ना, मोदी सरकार ने इनको छेड़ा नहीं है। मनोहर लाल खट्टर सरकार ने भी, इन्होंने खूब उत्तेजित करने की कोशिश की है खट्टर सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को। कैमला में उनका हेलीकॉप्टर उतरने वाला था, उनका हेलीपैड खोद दिया, उनका मंच तोड़ दिया, वहां पर टकराव के हालात पैदा किए गुरनाम सिंह चढ़ूनी के गुंडों ने। फिर भी संयम बरता मनोहर लाल खट्टर सरकार ने। फिर रोहतक में, फिर हांसी में, फिर हिसार में, फिर सिरसा में, फिर कुरुक्षेत्र में, इसके बाद अंबाला में, जगह जगह इन लोगों ने जो पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे उनको तोड़ा, टकराव के हालात पैदा किए। उनके मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, इनके पदाधिकारियों को, इनके एमएलए को, सबको काले झंडे दिखाने पहुंचते रहे। पूरे 10-11 महीने हो गए यही काम करते हुए। मुझे एक बात बताइए साहब, आज तक हमने, आपने या भाऊ ने कोई ऐसा आंदोलन देखा है क्या कि जो 10-11 महीने तक लगातार किसी सरकार के मुख्यमंत्री को, मंत्री को, पार्टी पदाधिकारियों को काले झंडे दिखाने के लिए लोग इकट्ठा हो जाएं, सड़कें रोक दें, बैरिकेडिंग तोड़ दें और लगातार टकराव के हालात पैदा करें? और जो कुछ 26 जनवरी को हुआ था लाल किला पर, उसने ये सिद्ध कर दिया कि मोदी सरकार इन पर कड़ाई क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि इसमें खालिस्तानी हैं, खालिस्तानी तत्व हैं जो गुरपतवंत पन्नू का जो एजेंडा है उसको आगे ले जाना चाहते हैं। ये सिखों के और हिंदुओं के बीच में बहुत बड़ा क्लैश कराना चाहते हैं और एक साजिश है। इस साजिश को समझने की जरूरत है कि इन्होंने जो हिंदू हैं, जो जाट हैं, उन्हीं को फ्रंट पर आगे कर दिया है ताकि शासन, प्रशासन, पुलिस प्रशासन अगर उनसे भिड़ना है, अगर किसी को मरना है गोली से या दूसरी वजहों से, तो हम पीछे रहें और ये मर जाएं, आगे ये मरें। और ये जिस तरीके से सीएए का विरोध करते हुए इन्होंने पूरी दुनिया में मोदी सरकार को मुसलमान विरोधी सिद्ध करने के लिए पूरे अपने हथकंडे अपनाए, और अल्टीमेटली जब ट्रंप का परिवार दिल्ली पहुंचा, गांधीनगर और ताजमहल होते हुए, तो दंगा करा ही दिया ना, 50 से ज्यादा लोग मरवा दिए ना, वहां पर भीषण आगजनी करवाई। मतलब जो आवासीय परिसर हैं, जो दुकानें हैं, जो व्हीकल्स हैं, उनको जलवाया इन्होंने। तो सरकार के, मेरा ये दृढ़ मत है कि सरकार के पास अपनी आईबी के भी और इंटेलिजेंस पुट हैं, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस पुट इनपुट्स हैं इस बात के कि साहब इनको आप जरा सा भी छेड़ोगे तो ये बहुत बड़ा क्लैश करा देंगे, ये सिविल वार करा देना चाहते हैं, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कराना चाहते हैं जिससे पंजाब में भी, हरियाणा में भी, वेस्ट यूपी में भी, दिल्ली में भी और देश के दूसरे हिस्सों में भी एक सिविल वार की सिचुएशंस क्रिएट हो जाएं। तो मुझे लगता है कि हम बड़ी आसानी से मोदी सरकार को या योगी सरकार को या खट्टर सरकार को ब्लेम कर सकते हैं कि साहब इन्होंने सख्ती क्यों नहीं की, इन्होंने बल प्रयोग करके इनको हटा क्यों नहीं दिया। पर सरकारों के पास ऐसे बहुत सारे सूचना माध्यम होते हैं जो हमारे पास नहीं होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो अगर मेरा ये मानना है, निजी तौर पर, मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूं, कि अगर मोदी सरकार सख्ती करती, इनको जबरन हटाने की कोशिश करती, तो सिचुएशंस बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती थी। और हम लाल किले पर देख चुके हैं, अभी लखीमपुर खीरी में देख चुके हैं। अभी आपने ही एक प्रोग्राम में कहा था संजय जी कि योगी आदित्यनाथ ने वो किया है जिसके लिए वो जाने नहीं जाते हैं, यानी उनकी छवि एकदम अलहदा है कि अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो उसको नाप दिया जाए, उसका इलाज कर दिया जाए। पर योगी आदित्यनाथ सरकार के पास भी कुछ तो इनपुट होंगे ना, कि उन्होंने
36 घंटे नहीं बीतने दिए और चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया। तो मेरा ये मानना है कि अगर मोदी सरकार समझदारी से काम ले रही है तो हमें उसको एप्रिसिएट करना चाहिए। मेरा निजी तौर पर ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को इनिशिएट करना चाहिए था। जब हरीश साल्वे जब सुप्रीम कोर्ट में शुरू में उपस्थित हुए थे, उस समय सुप्रीम कोर्ट को मामले की गंभीरता को समझना चाहिए था। सीधे आदेश करने चाहिए थे कि आप सार्वजनिक स्थलों पर नहीं बैठ सकते, आप हाईवे पर नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर गड़बड़ियां हुई हैं। जो चुनी हुई सरकारें हैं, उनको कई तरह के डर होते हैं, उनके पास कई तरह की सूचनाएं होती हैं, वो संकोच करती हैं इस तरह के कदम लेने से। पर सुप्रीम कोर्ट तो एक न्यायिक व्यवस्था है ना, जिसको सर्वोच्च संस्था बोला जाता है। वो तो कम से कम इस तरह की चीजों को टाल सकती थी, जो अब आकर के उसको एहसास हो रहा है। 2 अलग-अलग पीठों ने कहना शुरू किया है कि साहब आप लंबे समय तक किसी जगह को घेर करके इस तरीके से नहीं बैठ सकते हैं। और अब मंगा करके इनके 42 नाम, उनके नाम नोटिस इश्यू किए गए हैं, उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करने के लिए। ये काम तो तब भी हो सकता था, ये 10 महीने बाद क्यों हो रहा है? भाई मैं इसको थोड़ा जोड़कर बोलूंगा जी। तो आपको याद होगा कि 2008 में मेरा ख्याल है सितंबर में साध्वी प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित को अरेस्ट किया गया था और पहले 1 महीने से बोला जा रहा था कि मालेगांव ब्लास्ट जो था उसमें जो पकड़े थे उनको छोड़कर उसको हिंदू टेरर बनाने की कोशिश हो गई। अब देखिए उसके बाद 1-1.5 महीने में वो अजमल कसाब और पाकिस्तान का टोला आ गया यहाँ और बाद में इन्वेस्टिगेशन में मिला कि उनके लिए जो भगवा धागा था अपने कलाई पर बांधने के लिए वो भी खरीद कर रखा गया था। तो जो आए थे पाकिस्तान से, लेकिन ये भगवा टेररिस्ट थे, हिंदू टेररिस्ट थे, ये दिखाने तक का पूरा षड्यंत्र था। अब देखिए हिंदू टेररिस्ट की आइडिया कहां से शुरू हो गई थी? मालेगांव से। और 2 महीने में ये टोला आ गया और इन्होंने हड़कंप मचा दिया था मुंबई में। तो उस वक्त तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन बाद में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ तो डेविड हेडली वगैरह से कुछ निकल कर आ गया कि उन्होंने कैसे रेकी की थी और मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर से वो भगवा धागा खरीदा था कलाई पर बांधने के लिए। यानी षड्यंत्र कितना बड़ा होता है वो हमें समझना है। उस वक्त जिस ढंग से मालेगांव को ये किया गया था कि भाई ये हिंदू टेरर है, कि मस्जिद में कोई मुस्लिम कैसे ब्लास्ट कर सकता है, तो इसके पीछे हिंदू ये करके बनाया गया। तो ये जो पूरा षड्यंत्र होता है वो हमें नहीं पता चलता क्योंकि उसकी डिटेल्स हमारे पास नहीं होती और जिनके पास होती है उनके पास सबूत नहीं होते। ये हमें समझना चाहिए। तो हम ऊपर ऊपर देखते हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आता। एक मेरा फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने वाला दोस्त था, उसने एक बड़ी बात बोली थी। बोली यार हम जो, मैंने उसको बोला था क्या बॉलीवुड फिल्में निकालते हो यार, कोई उसमें लॉजिक नहीं होता। तो बोलता है यार सच्चाई लॉजिक से परे होती है। हम देखते हैं ना कि वो हीरोइन होती है, वो हीरो से खपा होती है तो विलन के गले पड़ जाती है डायरेक्ट। हमको ये इलॉजिकल लगता है। लेकिन आज शिवसेना को देखो, आप शिवसेना को देखो ना, वो बीजेपी के खिलाफ इतनी हो गई कि कांग्रेस से बड़े कांग्रेस वाले हो गई है, लेफ्ट से ज्यादा लेफ्ट हो गई है। कन्हैया कुमार से संजय राउत मिल रहे, जिन पर एक समय शिवसेना की बात मैं आपको बता रहा हूं, 70 के दशक में टाइम मैगजीन ने बाला साहब का फोटो कवर पर डाल दिया था और एशिया में सबसे बड़ा एंटी कम्युनिस्ट लीडर ये था और ये कन्हैया के गले पड़ रहे संजय राउत आज। तो हमें ये बातें समझनी चाहिए कि भाई षड्यंत्र होता कितना दूर तक होता है, कितना गहरा होता है।
तो हम ऊपरी ऊपरी देखते हैं, हम सोचते करे यार जिस ढंग से सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह या चिदम्बरम ने किया उसी ढंग से मोदी क्यों नहीं कर रहे, अमित शाह क्यों नहीं कर रहे। तो हमारे लिए सब आसान है, हमारे लिए सब आसान है, लेकिन इसमें कहाँ फंस सकते हैं वो देखना जरूरी होता है, बिल्कुल जरूरी होता है। नहीं तो फंस गए तो उसमें से निकल, देखो इसका इंटरनेशनल जिस ढंग से अभी ओमकार जी ने बोला था कि वो कोई रिहाना है या और कोई थनबर्ग है, उनको लाया गया, उनको पैसा दिया गया, तो एक दुनिया भर से माहौल उठ जाएगा कि देखो ह्यूमन राइट्स की कत्ल हो रही है। तो उनके हाथ में क्या हम ये सब मशाल दे दे कि जलाओ हमको, तो वो भी देखना पड़ता है, वो हमें नहीं देखना पड़ता, क्योंकि हम डिसीजन मेकर नहीं, हम रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। जो रिस्पॉन्सिबल है उनको डिसीजन लेते वक्त 10 जगहों से सोचना पड़ता है। अब रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो भारत सरकार ने सीधी बात बोल दी है कि हम 4 गोली चलाएंगे, तो आप बोलेंगे ह्यूमन राइट्स, तो आप ही निपटो। अब और एक बात बोल लूं, अभी कल से नवरात्रि शुरू हो रही, दशहरे के प्रोग्राम में बाला साहब की मीटिंग हमेशा शिवाजी पार्क में होती आई है। दशकों से, यानी संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन हो, स्वतंत्रता आंदोलन हो, ये सबकी मीटिंगें शिवाजी पार्क में होती थी। लेकिन कोई एक आदमी उठ गया, उसने पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन करके हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की और हाईकोर्ट ने शिवाजी पार्क में मीटिंग बैन कर दी है। अब अगर किसी को मीटिंग, शिवसेना को मीटिंग लेने देते, लेकिन वो एक ही मीटिंग होती है, लेकिन उसकी परमिशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या पुलिस नहीं देती, हाईकोर्ट देती है। अगर यहां तक हाईकोर्ट रोक सकती है एक मीटिंग होना, वायलेंस नहीं है, सिर्फ मीटिंग रोक सकती है, तो ये जो आंदोलन 10 महीने से चालू है वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं रोकेगी, क्यों नहीं रोकेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में दे दिया है, आप बोलो तो गोली डाल देते हैं। आप बोलो, दिल्ली कमिश्नर को बोलो गोलियां चलाओ, बुलडोजर लगाओ, हटा दो, ये सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ेगा। अगर शिवाजी पार्क के मीटिंग से होने वाला पोल्यूशन भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रोकती है, तो दिल्ली के रास्ते बंद किए हुए हैं और वो लोग हट नहीं रहे, तो उनको उन पर गोली चलानी पड़ेगी। और गोली चलाने पर पकड़ा कौन जाएगा, दिल्ली गवर्नमेंट या मोदी गवर्नमेंट। तो मोदी बोलते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट बताओ, हम तो 1 मिनट पे गोली चला देंगे, कोई बात नहीं, आपका ऑर्डर आपका होना चाहिए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट फंस गया, हर चीज जाकर आप सुप्रीम कोर्ट पे निकाल, इस पर चलो, राफेल हो गया सुप्रीम कोर्ट, ये हो गया सुप्रीम कोर्ट। ये जो कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद को मजाक बना रखा है। अर्णब गोस्वामी के जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये क्या मजाक है। और सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि 1 दिन 1 घंटे भी अंदर नहीं रखना चाहिए, तो क्यों रखा गया। जिसने नहीं जमानत दी उस न्यायाधीश को, उस कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ने कोई सजा दी है। तो खुद न्यायपालिका ने खुद को मजाक बना रखा है। वैसे मैं आपसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी प्रशासनिक कार्रवाई ऐसे की हैं। जब मैं बिल्कुल बचपन में, जब मैंने नई नई ज्वाइन की थी, तब मुझे थानेदार ने समझाया था कि साहब जो है आप ये समझ लो कि लॉ एंड ऑर्डर कहा जाता है, लेकिन प्रैक्टिस में अगर आप लॉ इम्प्लीमेंट करने चलोगे तो ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, और ऑर्डर डिस्टर्ब करने चलोगे तो लॉ खत्म होगा। लेकिन मैंने बहुत शीघ्र अनुभव किया कि यदि आप बार बार ऑर्डर बचाते रहोगे और लॉ को किनारे रखोगे तो वो ऑर्डर रोज डिस्टर्ब होगा। मेरे जिले में जहाँ मैं कलेक्टर था, वहाँ पे एक जगह ऐसी थी, वहाँ हर 3 महीने में बवाल होता था, और इसी तरह से फिर बातचीत करके समझौता करके और खत्म कर दिया जाता। अब एक बार मैंने निर्णय किया कि इस बार जो है हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। बात चीफ मिनिस्टर तक गई, बात ऊपर तक गई, मैंने उनको कन्विंस किया और मुझको
ये कहा जाएगा। भैरव सिंह शेखावत जी थे, वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने मुझे ये परमिट किया कि ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लो, और हमने सख्ती से कानून का पालन करवाया। जितने भी लोग थे डिस्टर्ब करने वाले, अधिकतर उन्हीं की पार्टी के थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की, और उसके बाद मेरे वहां से आने के बाद भी कोई 10 साल तक वहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। तो ये जो थानेदार वाली मेंटालिटी जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तक पहुंच जाती है ना, तब वो बड़ी समस्या आ जाती है। आज के दिन में आपके गाजीपुर बॉर्डर पे 100 लोग नहीं है और 250 टेंट लगे हुए हैं। इसमें किसी गोली चलाने की आवश्यकता नहीं है। एक थानेदार को बोलो, हटा देगा। आप भी जानते होंगे जी, दिल्ली पुलिस का थानेदार कितना कारगर होता है, सबको पता है। लेकिन ठीक है, चलिए, ये हो सकता है भाई उनके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हो जिसको वो लेके बैठ लें, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट हो रहा है नीचे कार्यकर्ताओं के ऊपर, जो हुआ कार्यकर्ताओं के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है, ये नीचे वोटर्स के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। बात यही जाती है कि साहब की हमको ये सदैव सेक्रीफाइस कर देते हैं, तो उनके अरे प्रति भी साहब, एक दिन मुझे अपने घर से, जहां दूरदर्शन है, कोपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस जिसको बोलते हैं, मुझे वहां तक जाना था। मैंने गाड़ी निकाल ली, मैं गया, और उस दिन 2.5 घंटे तक मैं घूमता रहा इधर से उधर। मेरी गाड़ी को दिल्ली में प्रवेश नहीं मिल पाया और बार बार मैं जाम में फंस रहा था। तो इन्होंने लोगों का जीवन नरक बनाया हुआ है, और इसलिए मैंने कहा था कि मैं आंशिक रूप से आपसे सहमत हूं कि सरकार को लोगों को जो असुविधा हो रही है, लोगों का जो जीवन इन्होंने नरक बनाया हुआ है, वो ना बने, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को इसीलिए तो चुना जाता है कि वो कानून का पालन कराए, रास्तों को दुरुस्त रखे, लोगों को परेशानी ना हो वो काम करे। पर कुछ तो है जिसकी वजह से एक मजबूत प्रधानमंत्री कोई फैसला नहीं कर पा रहा है, एक मजबूत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं डंडा चला रहा है। गाजीपुर तो योगी के क्षेत्र में है ना। गाजीपुर जो है वो तो योगी के और दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर पर है। जिस फ्लाईओवर के नीचे से उत्तर प्रदेश के लोग निकल करके दिल्ली की तरफ मुड़ते हैं, उसी फ्लाईओवर के नीचे राकेश टिकैत ने अपना महल नुमा एक टेंट लगाया हुआ है, जिसके फोटो आपने देखे होंगे एसी में निद्रा लेते हुए के। तो इन लोगों ने, ये एक सख्त प्रशासक माने जाते हैं, लेकिन अगर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं कोई बेवफा नहीं होता। एक बात और मैं बोल दूं आपको, एक फिल्म ठीक की बात है, मुझे याद नहीं आ रहा है कुछ। देखिए, दिलीप कुमार जर्नलिस्ट होता है और अमरीश पुरी विलन है, उसके साथ कुछ तो वो उसको बोल देता है, एक सेंटेंस है वही बोलूंगा, वो मुझे बहुत पसंद है। वो उसको बोल देता है, देख मैं तो जर्नलिस्ट हूं, मैं सीधा हूं, तू कितना भी बड़ा हो, पैसे वाला हो, गुंडा हो तुम, लेकिन मेरे पास जो बुद्धि है वो तेरे पास नहीं है। जब मैं गुंडा हो जाऊंगा ना, तो कानून भी मेरे सामने झुक जाएगा। आज आपको ये बात समझना जरूरी है कि योगी ने गुंडों को हैंडल किया आराम से, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल गुंडे हैं। हमें ये बात समझनी है, गुंडे नहीं है, ये इंटेलेक्चुअल गुंडे हैं। तो ये कहां कहां फंसाना है इसका प्लान बनाकर गुंडागिरी कर रहे हैं। तो उनको उनके ही जाल में फंसाना जरूरी है, उस पर संयम बहुत जरूरी होता है। वैसे तो लॉ एंड ऑर्डर इतने एनकाउंटर करके कितने लोगों को, गुंडों को मारा है, या कौन वो अंसारी है, मुख्तार अंसारी, उसको तो कहां से उठाकर लाया है, लेकिन यहां क्यों नहीं रोक रहे हो? तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है। वैसे लखीमपुर का बता दूं आपको, जो इसका मुख्य कारण है वो लोगों ने नहीं कहा, मैंने सबको बताया, क्योंकि लखीमपुर मेरा जिला है, मुझे पता है। वहां पर ये जो आपके बहुत सारे जो सिख किसान है, वहाँ सीलिंग है 12.5 एकड़ की, बहुत उपजाऊ क्षेत्र है वो।
और वहाँ पे दुनिया भर के कब्जे इन लोगों ने कर रखे हैं। और योगी सरकार ने इनका इलाज आरंभ किया था, उसकी ये प्रतिक्रिया है और वो इलाज चालू रहेगा। और वो इलाज ये था कि सीलिंग के नोटिस उनको सब कुछ बहुत सारों को दिए जा चुके हैं और अब जितने बाकी हैं उनको भी दिए जाएंगे। सारी ज़मीन इन्होंने, वहाँ की नदी की ज़मीन है और जंगल की ज़मीन है जिस पे इन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखे हैं। योगी को मैं इस कैटेगरी में नहीं गिन रहा हूँ, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि योगी ने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया सीएए को भी और बाकी इसको भी और लखीमपुर को भी। खैर चलिए, अब प्रश्नों पर आ जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं, तो अब हम उन प्रश्नों पर ले लेते हैं। उससे पहले Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. जी, प्रश्न। रणदीप चौधरी, इस तथाकथित किसानों की फंडिंग कौन कर रहा है पिछले 1 साल से? ये तो हमें सब पता है, विदेशी फंडिंग हो रही है रणदीप जी, विदेशी भी हो रही है, कुछ देशी भी हो रही है। बहुत सारे है, सोरेस है या ऑक्सफैम है, ये सब एनजीओ वैसे है ना। देखिए पिछले 4 साल से एकदम इंदिरा जय सिंह, प्रशांत भूषण ठंडे पड़ गए क्योंकि उनकी फंडिंग बंद हो गई। तो वो फंडिंग यहाँ आ रही है और अलग अलग तरीके से आ रही। पहले डॉलर्स डायरेक्टली आते थे, अब ये क्राउड फंडिंग का एक नाटक शुरू हुआ है, तो उस जरिए आता है, दुनिया भर से आ रहा है। देखो तुम महाशक्ति बनने जा रहे हो, तो वो आपको पहले से ही खत्म करना चाहते, ये मामला है, ये मामला है। और इसलिए कहीं से भी फंडिंग आएगी उसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात मैं बोल दूं, फिर अगला हमारा जो डिस्कशन था कि हमारे मराठी में अच्छी कहावत है, टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देव पण येत नाही। यानी पत्थर से जो मूर्ति निकलती है तो वो थोड़ा थोड़ा करके तोड़ तोड़ कर उसकी जो वेदनाएं होती है वो सहनी पड़ती है, तब आप भगवान बन जाते हो। जी, नेक्स्ट। गीतेश पांडे, कांग्रेस पंजाब से खत्म हो गई है क्या? अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ से भी जाएगी क्या? पंजाब में तो अभी जो हालात हैं वो आप देख ही रहे हैं। नवजोत सिद्धू के बारे में खबरें आ रही हैं कि उनको पद से हटाने की तैयारी चल रही है। नया अध्यक्ष ढूंढा जा रहा है। जो नया चीफ मिनिस्टर बनाया था वो राहुल गांधी के साथ घूम रहे हैं प्लेन में बैठ करके, और छत्तीसगढ़ के। और जो संजय जी, शुरू में एक बात मैं कहना भूल गया था कि पंजाब के और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के कहने में हैं, और अशोक गहलोत कहने में नहीं है। आजकल इन ऑर्डर नहीं है, वरना तो तीनों मुख्यमंत्रियों को लेकर के जाते। अशोक गहलोत को क्यों छोड़ दिया इन्होंने? अशोक गहलोत जी जो है वो बीमार चल रहे हैं 1.5 साल से। 8 महीने बाद अभी परसों वो अपने ऑफिस में गए हैं। उन्होंने बहुत अच्छा वो तरीका आप निकाला। हवाई जहाज की बात कर रहे थे, हवाई जहाज में पायलट होता है ना, गहलोत का होता है। हाँ, पायलट लेकिन हवाई जहाज से नहीं, सड़क मार्ग से गया है। वो सड़क मार्ग से गए। वही तो बुरी हालत है कि पायलट है आपको वो पता हवाई नहीं, जहाज से नहीं जाता। आजकल ट्रक ड्राइवर भी अपने आप को पायलट कहता है। हाँ, वो सचिन पहले के पायलट जमाने को में जो सिक्योरिटी होती थी उसके आगे एक मोटरसाइकिल वाला जाता था, या पहली जो वायरलेस कार होती थी उसको पायलट कार बोलते थे। तो पंजाब में तो अगर इनकी बुरी हालत नहीं होती तो इतनी परेशानी जो आपको दिखाई दे रही है ये खड़ी थोड़ा होती। और 6 महीने पहले तक ये कहा जा रहा था कि पंजाब में हो सकता है कि कांग्रेस वापसी कर जाए, थोड़ी बहुत कमी रहेगी तो इधर उधर से सरकार बना ले जाएंगे अमरिंदर सिंह। लेकिन जिस राज्य की संभावना थी उसी के चीफ मिनिस्टर को इन्होंने उठा करके कुर्सी से नीचे फेंक दिया। तो ये तो संभावनाएं खुद खत्म करते हैं ना। जो भाऊ कहते हैं कि इनको बहुत जल्दी है कि कांग्रेस कितनी जल्दी खत्म हो सकती है, और उसमें दोनों भाई बहन लगे हुए हैं।
तो पंजाब की तो हालत आप जानते हैं, और राजस्थान के बारे में संजय जी कह ही चुके हैं कि 20 सीटें भी नहीं आएंगी इस बार। पिछली बार तो 20 सीटें आ गई थी। हमारे यहाँ तो केवल यही चर्चा है कि वो जो पिछला रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया था 21 का, वो टूटेगा या नहीं टूटेगा, इसी चर्चा है। और ये चर्चा बीजेपी में नहीं है, ये चर्चा कांग्रेस वालों में है। नहीं, देखिए, कांग्रेस ये तो सबसे पुरानी पार्टियां ने इंडियन पॉलिटिक्स का भीष्म पितामह बोला जाता है। तो बाकी सारी बातें हम भीष्म पितामह जो है उनकी याद रखते हैं, लेकिन एक बात भूलते हैं कि वो इच्छा मरणी थे, उनको इच्छा से मौत आ सकती थी, और आखिरी समय में वो शरपंजरी पड़े थे, जो बाण थे उसकी ही शैया बनकर पड़े थे। तो हमको समझ आता है कि कांग्रेस भीष्म पितामह क्यों है। वो देख रहे आखिरी समय कब आ रहा है, वो कब मरेंगे, उसके इंतजार में कांग्रेस है। इच्छा मृत्यु का उनको वरदान है। हाँ, इच्छा मृत्यु का वरदान है उन्हें, और वही लेकर तो राहुल गांधी अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट। रणदीप चौधरी, काफी महीने चल चुका है आंदोलन, क्या आपको लगता है कि सरकार की साइड से भी गलतियां हुई हैं? क्या अवेयरनेस सरकार उस हिसाब से नहीं स्प्रेड कर पाई जिस तरह से करना चाहिए था? सरकार की तरफ से गलतियां तो देखिए वही हैं कि सरकार को जो काम करना चाहिए था उसने किया नहीं है। उसके पीछे क्या है वो तो अभी खुलासा हुआ नहीं है, पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन जहां तक नुकसान की बात है, मुझे तो नुकसान दिखाई नहीं दे रहा इस आंदोलन का, क्योंकि इस आंदोलन को जो लोग चला रहे हैं, जो प्रायोजित कर रहे हैं, जो पीछे से सहयोग कर रहे हैं, उनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो इस बीच जितने चुनाव हुए हैं, उन चुनाव पर भी इस आंदोलन का कोई प्रभाव दूर-दूर तक दिखाई नहीं दिया है। यानी जो पंचायत के इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो गुजरात में हुए हैं, चाहे राजस्थान में हुए हैं, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए हैं या पूरे उत्तर प्रदेश में हुए हैं, उन पर इसकी कोई छाया बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। इस आंदोलन का कोई राजनीतिक दुष्प्रभाव होगा, ऐसा मुझे लगता भी नहीं है। और एक जी, बात है, नेक्स्ट। अवेयरनेस की बात आप करते हो तो एक बात समझना कि अवेयरनेस जो किसान नहीं है उसमें अवेयरनेस की क्या जरूरत है। आपको या मुझे किसान कानून के बारे में मालूमात होने की कोई जरूरत नहीं है। अवेयरनेस नहीं का मतलब मीडिया में अवेयरनेस नहीं है। कल ही मैं एक दूसरा हमारा शिष्य है, वो पत्रकार है, वो उसका यूट्यूब चैनल शुरू हुआ है, तो उसने एक अच्छा लिया है कि वो सवाल जवाब करता है, यानी लोगों को बोला है भाऊ को जो सवाल पूछना है पूछो और मैं उसका जवाब देता हूँ। आपको अजीब लगेगा, कल जो सवाल जवाब हुए उसमें बहुत सारे किसान महाराष्ट्र के थे, वो ये बोल रहे थे कि इतने अच्छे कानून है तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट उसके खिलाफ क्यों है। यानी अवेयरनेस किसानों में भरपूर है, भरपूर है। उन्होंने एक दो लोगों ने तो मुझे क्या क्या जो फसल आती है उसके रेट कैसे अच्छे मिल रही है और हमको कैसे फायदा हो रहा है वो बताया। इसका मतलब अवेयरनेस है। अवेयरनेस हम में नहीं है। हमें लगता है कि क्यों मोदी सरकार हमें ना समझा रही, तो हमें समझाने की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा कि उज्ज्वला हो या और सारे जो स्कीम्स थे मोदी जी के, वो तो लोगों तक पहुंचे थे, शेखर गुप्ता तक नहीं पहुंचे थे। और ये शेखर गुप्ता ने मान लिया ना चुनाव के रिजल्ट के बाद कि दिखाई दे रहा था, हम देखना नहीं चाहते थे। तो अवेयरनेस ये होती है ना कि जिनको चाहिए उनको है, जिनको नहीं चाहिए वो देखना नहीं चाहते तो ना देखे। जी, नेक्स्ट। नायक्स, पंचतंत्र कीलोत्पाटी वानर कथा 32। अप्रकटीकृत शक्ति है शक्तोपि जन स्थिर क्रियाम लभते निवसन्नंतरार्दुनि लंघ्यो वह्निर्न तु ज्वलति शास्त्र विमुख नीति विमुख अनपढ़ों का आप दोनों व्यर्थ बचाव कर रहे हैं। बचाव किसका कर रहे हैं? किस सवाल नहीं समझ में आया, किसके बारे में कह रहे हैं? कौन से दोनों, राहुल प्रियंका या कौन?
हाँ, उनको नहीं, बचाव तो यहाँ किसी का हो नहीं रहा है, जो लग रहा है वो कहा जा रहा है। और अर्थ अगर इनका इशारा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ है और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ये अनपढ़ बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इस देश में एक अजीबोगरीब परिपाटी चल निकली है कि जिसको लोग इस देश की कमान सौंपते हैं, जिन पर देश को चलाने की जिम्मेदारी है, उनको हम अनपढ़ कहने की धृष्टता करते हैं। हम खुद कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने दायित्वों के प्रति, कितना हम सजग हैं, इनके प्रति तो हम ज़्यादा नहीं सोचते हैं, पर अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं उसको 1 मिनट में अनपढ़ बता करके कुछ भी कह देते हैं। तो अगर इनका आशय उनकी तरफ है, तब क्या कहेंगे आप? जी। हाँ, निश्चित आप अनपढ़ तो नहीं कह सकते, न नीति विमुख शास्त्र में कह सकते हैं, कुछ नहीं, और मेरा आप कह मेरा सकते हैं। मेरा आप जवाब अनिर्णय कह अलग होगा। सकते हैं या कुछ कह सकते हैं कि ये शब्द तो निश्चित रूप से नहीं किया कहे जा नहीं, मैं सकता। मानता हूँ को अनपढ़ है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है कि आपने अनपढ़ को होने दिया। आप क्यों नहीं हो गए प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर? देखिए, एक अनपढ़ को प्राइम मिनिस्टर होने देना या होम मिनिस्टर होने देना, ये आपका गुनाह है जो मानते हैं दोनों को अनपढ़। आपकी साइड में मान लेता हूँ, तो आप प्रूव करो कि आप बहुत बड़े पढ़े लिखे हो, अच्छे बुद्धिमान हो, तो आपको किसने रोका था? आपको किसने रोका था? चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। ये हो गया। अच्छा, यही है। अर्थ, सर, all our energy is spent in managing the internal Pakistani traitor Hindu politicians. If this continues, then we will grow with the speed of turtle. Can this ever change? चेंज क्यों नहीं करेगा भाई? आपको ही प्रेशर बनाना पड़ेगा ना। देखिए, कोई भी सरकार यदि आती है तो सरकार को एक बार चुन के भूल नहीं जाते हैं। आपको लग रहा है कि इस तरह की समस्या है तो आप भी प्रेशर बनाइए। हम तो कहते रहते हैं, आप भी कहें ना। इसके कांग्रेस एक बुझता हुआ दिया है जो अपनी चिंगारी से अब पूरे घर को आग लगाने की फिराक में है। बिल्कुल है, बिल्कुल। नहीं, वो कांग्रेस बची नहीं है जिसने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। देखिए, कोई एक हमारे यहाँ कहा जाता है कि शिवाजी महाराज की जो तलवार थी, भवानी तलवार, वो वहां है। तो ब्रिटेन में भवानी तलवार है, इसलिए वो मराठा साम्राज्य ब्रिटेन में नहीं चला जाता ना। तो ये कांग्रेस एक सिंबल है जो गांधी परिवार के हाथ में, इसलिए वो कांग्रेस नहीं कहलाई जाती। जो है वो कांग्रेस है नहीं, एक ढांचा है, वो गांधी परिवार पकड़ के बैठा है। वो उनको चलाने नहीं आया तो खत्म हो जाएगा, दूसरा कोई आ जाएगा। ये तो काल का पहिया है, वो चलते रहता है। जो अच्छी ढंग से चलाएगा वो आएगा, उसमें क्या। अगर मोदी जी भी कोई अमर पट्टा लेकर तो नहीं आए, उनका भी एक जमाना रहेगा। एक जमाने में बोला जाता था ना कि ब्रिटिशों के साम्राज्य से सूरज ढलता नहीं, आजकल तो उगता भी नहीं। तो ये समय का पहिया है, चलता रहता है। नेक्स्ट, आशुतोष जी, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, जस्ट माय प्रेयर फॉर माय कंट्री एज अ सनातनी। अधर्म का नाश हो, कांग्रेस और उसके चमचों का सत्यानाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, देश का विकास हो। शापवाणी उच्चार तथास्तु। तथास्तु कहेंगे हम तो, और तो क्या कहेंगे। नहीं, एक बात ऐसे लोग समझ ले कि शाही इमाम जो बुखारी थे, उनका एक मैंने कहीं इंटरव्यू पढ़ा था 10-12 साल, कि ये देश अगर इकट्ठा है और ये देश अगर सेक्युलर है तो यहाँ हिंदू मेजोरिटी है इसलिए है, ये हमें समझना चाहिए। और जब तक हिंदू मेजोरिटी रहेगी तब तक ये देश कोई डुबा नहीं सकता, न राहुल गांधी न नरेंद्र मोदी, कोई भी नहीं। क्योंकि यहाँ की जनता खुद को एक देश मानती है, एक राष्ट्र मानती है। किसी एक पार्टी या एक मूवमेंट या एक नेता से ये देश अखंड नहीं रहा है। ये है, और फिर से अखंड भारत जिसको बोला जाता है वो होने वाला है। लेकिन एक बात को, हम सीता माई बनना है तो अग्नि परीक्षा से जाना ही पड़ता है। शूर्पणखा को या
और कोई है, उनको तो अग्निदिव्य करना नहीं पड़ा था ना। अगला शशि जी कह रहे हैं, वाई मोदी जी एक्टिंग मोर लाइक अ सेंट देन रूलर इन वर्जन 2.0, इज रेजिंग ऑफ बियर्ड सजेस्ट द सेम। अब तो ट्रिम कर लिया है दाढ़ी, तो अब थोड़ी सी ट्रिम कर ली है, पहले से तो आधी हो गई। नेक्स्ट अगला प्रश्न ले। पंडित मिश्रा, क्या विदेश में बैठे एक पन्नू को भारत सरकार नहीं निपटा सकती? अभी ये क्या है कि वो मोसाद वाला कार्यक्रम करते नहीं है लोग, हालांकि मुझसे पूछा जाए तो करना चाहिए। ये हो भी सकता है, हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, हो भी सकता है। हमें क्या पता, सही बात है। कल को हो जाए तो फिर पता नहीं आपको, जैसे वो हुआ ना, वो क्या न्यूजीलैंड की टीम छोड़ के चली गई तो पाकिस्तान कह रहा है कि ये तो रॉ की साजिश है। हाँ, हमने उसको बिल्कुल। स्वीकार कर लिया, रॉ ने नहीं अभी स्वीकार किया, मैंने तो स्वीकार कर लिया कि हाँ ये रॉ की साजिश है। ये हो सकता है, और बहुत सारा कुछ हो रहा है, वरना अफगानिस्तान जब काबिज हुआ तालिबानों की तरफ से, तो उसके बाद रशिया का हो, अमेरिका हो, या हर जगह के लोग आकर डोवाल से दिल्ली में मिलते थे, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई, और चर्चा होने की जरूरत भी नहीं है। क्या जरूरत है? अगर कुछ हो रहा है तो जिस ढंग से अमेरिका ने इतनी युद्ध सामग्री वहां छोड़ी है, उसका मतलब कुछ तो प्लान है। अब ये प्लान तो ऐसा होता है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके नहीं बताया जाता, वो जो हो जाने के बाद हमको पता चलता है, एक एक धागा ढूंढ कर निकालना पड़ता है, तब हमें पता चलता है, या तो 30-35 साल के बाद उस पर कोई किताब आ जाती। पंकज गर्ग जी धन्यवाद। ऋतुराज भाऊ तोरसेकर जी, मैंने जितनी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बनाई है आपसे ही बनाई है। भाऊ जी ने राहुल गांधी की तुलना वीआईपी अंडरवेयर बनियाइन वाले बच्चे से की थी, वो सबसे सटीक तुलना है, उसके बारे में यहाँ भी बताएं। नहीं, वो मुझे याद नहीं रहा किताब या ऐसा को मासूम नाम की फिल्म थी मेरा ख्याल है। तो स्कूल, एक क्लास है स्कूल का, वह सब बच्चे, टीचर नहीं आए तो जोर शोर से गाना गाते, अ आ इ ई अ आ इ ई मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, ऐसा गुलजार का गाना था, लिरिक्स था। तो एक बच्चा है वो हमेशा पूरे क्लास के खिलाफ रहता है, जो क्लास करेगा ये कुछ और ही करेगा। तो उनका गाना बिगाड़ने के लिए, नहीं, बच्चा बेंच बजा रहा है, कोई ताली बजा रहा है और कोरस में गाना गा रहे, तो बीच में पॉज लेने के लिए बच्चे श्वास अंदर लेने के लिए रुकते, इसमें बोलता है वीआईपी अंडरवियर बनियान, वो एड लगती थी। तो वो उनका गाना बिगाड़ने के लिए बीच में बोल देता है वीआईपी अंडरवियर बनियान। ये इनके साथ गाना नहीं गाता, लेकिन उनका बिगाड़ने की कोशिश करता है। तो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स वैसी है, ऐसा मैंने एक वीडियो में बताया था। नेक्स्ट ठाकुर जयपाल सिंह, गुरुओं को नमन। भाऊसा, ये क्या हो गया? कोई झाड़ू दे रहा है, कोई एयरपोर्ट पे बैठा है, कोई लखनऊ में अटका है, इतना हंगामा क्यों है भाई? योगी जी अच्छा योग करा रहे हैं। अभी आप देखो ना, क्या नौबत आ गई है इस परिवार की। 2019 के बाद जब अमित शाह गृह मंत्री बने, तब उन्होंने इनकी एसपीजी छीन ली, और एसपीजी छीनने के बाद प्रियंका वाड्रा का वो जो स्पेशल एक बंगला मिला हुआ था एसपीजी प्रोटेक्टी होने के नाते, वो भी छिन गया। इसके बाद इनके जीजा श्री की भी, इनकी भी, जो ये एयरपोर्ट पर जाते थे और सीधे रनवे तक इनकी गाड़ियां पहुंच जाती थी कई बार, वो सारा कुछ छिन गया। जो एक रुतबा था 10 जनपद का, वो छिन गया। तो अब तो मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन जो प्रिंसेस और प्रिंस की तरह बिहेव करते थे, हमारे प्रधानमंत्री भी, हमने और आपने देखे होंगे, संसद में जब प्रेस को संबोधित करने के लिए आए, जब मानसून सत्र शुरू होने वाला था, तो अपना छाता खुद पकड़े हुए थे हाथ में। पर इनके साथ तो साहब एसपीजी के
जवान और अफसर इनके छाते पकड़ करके चलते थे। तो वो सारे रुतबे अगर एक ही झटके में, मैं ये नहीं कह रहा कि ये अमित शाह ने छीन लिए, इस देश की जनता ने छीन लिए हैं। और इस देश की जनता ने इनकी हालत ये कर दी है कि अब ये पीएससी के गेस्ट हाउस के कमरे में झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी लखनऊ के एयरपोर्ट पर जिद्दी बच्चे की तरह ये बिहेव करते हुए दिखाई देते हैं कि नहीं नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो गाड़ी भेजी है मैं उसमें नहीं बैठूंगा। पता नहीं विकास दुबे याद आ गए क्या इनके, या कोई और याद आ गया कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार की गाड़ी में बैठूंगा तो कहीं गाड़ी ना पलट जाए। मतलब इतने ज्यादा डरे हुए दिखाई देते हैं, सहमे हुए दिखाई देते हैं। और इन जरा जरा सी ऐसी हरकतों पर उतरे हुए दिखाई देते हैं कि जैसे अब अपने अस्तित्व के होने का ये मीडिया के जरिए संदेश देने की कोशिश करते रहते हैं। ये हालत हो गई है इनकी आज। वो खाली बर्तन तो आवाज ज्यादा करता है ना, तो क्या करे, वो भी क्या करे। उनको भी मालूम है वो खाली बर्तन हो गए, उसमें अंदर कुछ नहीं है। तो एक एक लोग छोड़कर जा रहे हैं तो बर्तन और जोर से बजेगा तो चलेगा, इसमें कोई दो राय होने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट दिव्यांशु मेहता, अगर कांग्रेस ओवैसी से हाथ मिला सकती है और ये देश के लिए कितना खतरनाक होगा। मुस्लिम लीग से तो बहुत पहले से मिला रखे हैं केरल में, तो इसमें तो क्या खास बात है। ओवैसी से भी मिला दोनों में और अंतर एयूडीएफ से बदरुद्दीन अजमल से भी मिला रखे। इसमें मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं लगता। नहीं, जितना होगा उतना लोग उनसे दूर हो गए, अच्छा होगा। मैंने मानता खतरनाक होगा। वो हाथ मिला ले तो अच्छा है, आहिस्ता आहिस्ता करके लोग उनको छोड़कर निकल जाएंगे। मैं मानता हूँ कि अच्छी बात है। मुस्लिम लीग से करे, तालिबान से करे, या आईएसआई से करे, बढ़िया बात है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से तो इन्होंने हाथ मिला लिया है, तो तालिबान से क्यों नहीं। बिल्कुल सर, कांग्रेस का फाउंडेशन ही अनडेमोक्रेटिक है। अपने मोहनदास गांधी ने सरदार पटेल का इलेक्शन रिजल्ट रिजेक्ट करके नेहरू चीचा जान को पीएम बना दिया। व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम नेपोटिज्म पार्टी। अरे भाई, वो पार्टी तो वो भी नहीं रही जो उस समय की थी। अब तो उसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ म्यूटेंट है, जिसको बोलते हैं ना म्यूटेंट। वो म्यूटेंट है, धीरे धीरे जैसे कोविड का म्यूटेंट होता है उस तरह का। अश्विनी सिंह, संजय जी, शुड फॉर्म अ मिलिटेंट ग्रुप। ओहो, क्या करें, तलवार अलवार ला के रखें, क्या करें। एंड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑल कम्युनिस्ट एंड स्टार्ट एलिमिनेटिंग बाबर है। ये तो बड़े खतरनाक है अश्विनी जी। देयर विल बी नो इंटरनेशनल प्रेशर एज एवरीवन हेट्स कम्युनिज्म। आपको लगता है कम्युनिज्म के बारे में आइडिया नहीं है। हमारे डॉक्टर राजीव मिश्रा के साथ जो डिस्कशंस होते हैं वो सुन लीजिए अश्विनी जी। कम्युनिज्म जो है वो कोई ज़रूरी नहीं कि कोई इकोनॉमिक थियरी ही हो। पूरा अमेरिका कम्युनिस्ट हो रखा है इस समय, आप जाके एकेडमिया में देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक हिंदू, केजरीवाल 200 करोड़ रुपए विज्ञापन में खर्च करते हैं। अगर उस पैसे को 1 लाख लोगों में बांटा जाए तो 1 लाख लोगों के खाते में 20,000 रुपए आएंगे। क्या मोदी सरकार इसी रास्ते पर चल रही है? मुझे तो नहीं लग रहा भाई। वो केजरीवाल का मामला अलग है, वो बिल्कुल ही अलग मामला है। नेक्स्ट, केजरीवाल एक सिटी गवर्नमेंट चलाते हैं, मोदी देश चला रहे, ये बड़ा फर्क है। हमें समझना चाहिए कि ये किसान कानून, ये ऐसे वैसे बहुत सारी बातें हैं जो दिल्ली में सिटी गवर्नमेंट होने से नहीं होते। यानी दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो एक कॉरपोरेशन से बड़ा कॉरपोरेशन है, बाकी उसमें कुछ है नहीं। पहले कॉर्पोरेशन ही हुआ करता था जैसे बना पहले। हाँ बिल्कुल, कॉर्पोरेशन हुआ करता था। तो नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि 4 में से 1 लवनीत किसान परिवार के सदस्य योगी जी का धन्यवाद कर रहे हैं और सहयोग के लिए, और बोल रहे हैं कि राजनीति ना हो। तो भाई जो जेन्युइन होगा वो तो धन्यवाद ही करेगा, और जिसको पॉलिटिक्स करनी है तो वो तो फिर बात ही अलग है। दीक्षित जी, एक बात जरा मुझे बोलनी है जी। मैं प्रतिपक्ष मराठी चैनल चलाता हूँ
और ये सब आपके जो लोग हैं वो पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए रात को एक हिंदी वीडियो डाल देता हूँ। लेकिन अजीब बात यह है कि अब जी 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज हो गए मेरे, और उसमें सबसे ज्यादा देखा हुआ, सबसे ज्यादा यानी मोस्ट वॉच्ड जिसको बोलते हैं, वो वीडियो जो है वो हिंदी में है। अच्छा जो मेरी हिंदी साफ सुथरी नहीं है, फिर भी 5 लाख से ज्यादा देखा गया। और उसका टाइटल क्या है मालूम है आपको? 2024 तक मोदी को हारना ही पड़ेगा। हाँ मैंने भी देखा है। 2024 तक मोदी जी को हारना पड़ेगा। मतलब 24 जब चुनाव की गिनती होगी उस दिन जीतना है, तब तक हर दिन मोदी मीडिया में हारते रहेंगे। तो इसलिए हमको धीरज नहीं छोड़ना चाहिए, हमको 24 का इंतजार करना चाहिए। और जो कुछ बोलेगा नहीं नहीं मोदी को हराएंगे, हम उसको जोर से पुष्टि देते रहे, क्या बिल्कुल हारेंगे, चिंता मत करो। जब तक वोटों की गिनती नहीं होती तब तक मोदी हारेंगे और रोज हारेंगे। ये हमको उनको पुष्टि देनी चाहिए, क्या गलत है? जी और इसी के साथ मेरे विचार से प्रश्न पूर्ण होते हैं। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद, बाबू को धन्यवाद, ओंकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.